हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर कंप्लीट किया था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशंस का, राइट। हमें सारे चीज़ों को बहुत डीपली एंड इसमें समझा था। मैंने कहा था कि हम सभी चैप्टर के ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यू के सेपरेट वीडियोस लेकर आएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यू ही डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर एंड में बहुत सारे ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यूज दिए हुए हैं। अगर आपने अच्छे से समझा तो आप बहुत आसानी से सारे कॉन्सेप्ट्स को सारे ट्रू एंड फॉल्स को और एमसीक्यू को सॉल्व कर लेंगे बहुत इजीली। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रू एंड फॉल्स से। क्या कह रहा है पहला पॉइंट, देखिए। द कॉन्सेप्ट हेल्प्स इन keeping business affairs free from influence of personal affairs of the owner is known as मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये कह रहा है वो कॉन्सेप्ट जो बिजनेस अफेयर को ओनर के पर्सनल इन्फ्लुएंस से दूर रखने के लिए काम आता है वो मैचिंग कॉन्सेप्ट है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? कि भाई इसलिए फॉल्स है कि ये जो बात है ना, इन्फ्लुएंस, फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल अफेयर्स ऑफ द ओनर, ये कॉन्सेप्ट कौन सा बात करता है? एंटिटी कॉन्सेप्ट बात करता है। क्योंकि एंटिटी कॉन्सेप्ट ही ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कहता है ओनर एंड बिजनेस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो ये एंटिटी कॉन्सेप्ट बात करता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट बात नहीं करता। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है रेवेन्यू और एक्सपेंस को हमें मैच कराना चाहिए जो कि सेम अकाउंटिंग पीरियड में इंकर किए गए हैं। ठीक है, आगे। एंटिटी कॉन्सेप्ट मीन्स that enterprise liable to owner for capital investment made by the owner। एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो ओनर है आपका, ये जो ओनर है, ठीक है, ओनर ने जो कैपिटल लगाया है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की है, उसके लिए बिजनेस लाइबल है। उसके लिए क्या है? उसके लिए एंटरप्राइज लाइबल है। मतलब अगर कोई ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो बिजनेस को वो पैसा वापस ओनर को लौटाना पड़ेगा। यही तो रीजन है कि हम कैपिटल को कैसे दिखाते हैं? एज ए लाइबिलिटी दिखाते हैं, राइट। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। आगे क्या? अक्रूवल मीन्स रिकॉग्निशन एज मनी इज रिसीव्ड और पेड एंड नॉट ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट एज दे आर अर्न्ड और इंकर्ड। क्या कह रहा है? अक्रूवल का मीन्स होता है रिकॉग्निशन। कब करना? जब मनी रिसीव हुई या पे हुई, ना कि तब करना जब रेवेन्यू या कॉस्ट आपने अर्न किया या इंकर किया। अक्रूवल कॉन्सेप्ट बेस्ड ही किस पे है? अक्रूवल कॉन्सेप्ट बेस ही है किस पर? अकरेंस पे। ठीक है, टाइम ऑफ अकरेंस पे, ना कि मनी पेड और रिसीव पे। और ये क्या कह रहा है कि हम अक्रूवल कॉन्सेप्ट में रिकॉग्नाइज कब करते हैं? हम तब रिकॉग्नाइज करते हैं जब हमें मनी रिसीव होती है या पे होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स, क्योंकि रिकॉग्निशन किस बेसिस पे होता है? बेसिस ऑफ अकरेंस, राइट। आगे बढ़ो। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट नो चेंज शुड बी काउंटेड अनलेस इट हैज मटेरियलाइज्ड। कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमें कोई भी चीज रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए, कोई भी चेंज, ठीक है, काउंट नहीं करना चाहिए, रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए तब तक जब तक कि वो मटेरियलाइज ना हो जाए। ऐसा नहीं, क्या ये कहता है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल? नहीं। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल ये कहता है कि हमें तो भाई अगर फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है, होगा नहीं होगा इसके बारे में हम कुछ ज्यादा नहीं। वो ये कहता है अगर फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो हमें उसे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, लेकिन अगर कोई प्रॉफिट होने वाला है तो हम उसे इग्नोर कर देंगे। ये कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कहता है। तो स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया, राइट। आगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी implies non-flexibility as not to allow introduction of improved method of accounting। ये कह रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी जो है, ठीक है, वो नॉन फ्लेक्सिबल है। कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी क्या है? नॉन फ्लेक्सिबल है, क्योंकि वो अलाउ नहीं करती इंप्रूव्ड मेथड ऑफ अकाउंटिंग को इंट्रोड्यूस करने के लिए। क्या ऐसा है? नहीं है। जब हमने मेथड ऑफ कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि वो ये कहता है कि हमें एक ही मेथड को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अप्लाई करना चाहिए, ठीक है, लेकिन हम अपने मेथड्स को चेंज कर सकते हैं। कब चेंज कर सकते हैं? 3 कंडीशंस पे हमने मेथड्स को चेंज कर सकते हैं। कब? जब लॉ ने बोला हो,
ठीक है तब कर सकते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट हो तब कर सकते हैं, या बेटर रिप्रेजेंटेशन हो, ठीक है, या इम्प्रूव मेथड ऑफ अकाउंटिंग, है ना, या आपकी अकाउंटिंग क्या सुधार हो रही हो, इम्प्रूव हो रही हो, है ना, इम्प्रूव हो रही हो आपकी अकाउंटिंग, तब हम कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पे नॉन फ्लेक्सिबिलिटी है क्या? नहीं, यहाँ नॉन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये तो कह रहा है कि हम करने ही नहीं देंगे, अगर आपकी मेथड ऑफ अकाउंटिंग अच्छी होगी हम तब भी नहीं करने देंगे, ये स्टेटमेंट यही कह रहा है। फिर से पढ़ो, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी इंप्लाई नॉन फ्लेक्सिबिलिटी एज नॉट टू अलाउ, क्या बोला, नॉट टू अलाउ इंट्रोडक्शन ऑफ इंप्रूव्ड मेथड ऑफ अकाउंटिंग, जबकि ऐसा नहीं है। कंसिस्टेंसी मेथड कहता है आप चेंज कर सकते हो अगर आपकी मेथड ऑफ अकाउंटिंग इंप्रूव हो रही है। आगे, the materiality depends only upon the amount of the item and not, यहाँ पे वर्ड गौर करने वाला कौन सा, and not upon the size of business, nature and level of information, level of person making the decision। ये कह रहा है कि भाई मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट ना सिर्फ डिपेंड करता है उस अमाउंट पे जिस अमाउंट की ट्रांजेक्शन हुई है, और ये डिपेंड नहीं करता बिजनेस की साइज पे, डिपेंड नहीं करता, नेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो क्या स्टेटमेंट सही है? गलत है। हम कोई भी ट्रांजैक्शन अगर मटेरियल है या नहीं, हम ये किसके रिस्पेक्ट में चेक करते हैं? हम चेक करते हैं बिजनेस की साइज के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, बिजनेस के नेचर के रिस्पेक्ट में। तो भैया ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। 7th पढ़ो, accrual basis of accounting is the method of recording transaction by which revenue and cost, assets and liability are reflected in the accounts in the period in which actual receipts और actual payments are made। ये कह रहा actual receipt या actual payment हुई हो, उस बेसिस पे हम अपने रेवेन्यू को, एक्सपेंस को, असेट्स को, लायबिलिटी को रिकॉर्ड करते हैं। स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि अक्रूवल में हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं? अक्रूवल बेसिस पे हम रिकॉर्ड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, राइट। आई होप सो आपको सारे ट्रू एंड फॉल्स समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ। बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं और हम एक एक करके सारे करने वाले हैं, राइट, समझने वाले हैं। चलो क्या है? all the following item are classified as fundamental accounting assumption except का मतलब होता है इनमें से कौन सा एक फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption नहीं है। आपको ये बताना है, ये आपको क्या बताना है इसमें? आपको ये बताना है इनमें से कौन सा एक फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption नहीं है। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions कौन कौन से थे? आप याद करो, कंसिस्टेंसी था, ठीक है, और क्या था, और अक्रूवल था, और क्या था, और गोइंग कंसर्न था, राइट, ये थे। कहीं बिजनेस एंटिटी थी क्या? नहीं थी, तो राइट आंसर इज बिजनेस एंटिटी, ठीक है। अगला क्या कह रहा है? टू प्राइमरी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पहले तो ये बताओ कितनी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की टोटल 4 थी, उसमें से आपको 2 बतानी है। कौन कौन सी? पहले तो ये बताओ 4 कौन कौन सी थी। अगर 4 आपसे पूछी जाए, अंडरस्टैंडेबिलिटी थी, और क्या था, रेलिवेंस था, और क्या था, रिलायबिलिटी थी, और क्या था, कंपेरेबिलिटी थी। ये प्राइमरी आपकी 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स थे, राइट, ये 4 आपके प्राइमरी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब बताओ, आंसर कह रहा है अंडरस्टैंडेबिलिटी, मटेरियलिटी। भैया मटेरियलिटी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, प्राइमरी नहीं है, ठीक है, ऐसे तो है लेकिन प्राइमरी में कवर नहीं है, तो ये गलत हो गया। रेलिवेंस और रिलायबिलिटी ये तो आपके प्राइमरी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है, तो ये आपका सही हो गया। न्यूट्रलिटी में, न्यूट्रलिटी आपका क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है लेकिन प्राइमरी नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। आगे, कनिका एंटरप्राइज फॉलो रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएटिंग मशीनरी ईयर आफ्टर ईयर ड्यू टू। कनिका एंटरप्राइज हर साल WDV मेथड लगाता है डेप्रिसिएशन का। क्यों लगा रहा है? किस कॉन्सेप्ट के कारण लगा रहा है? कंपेरेबिलिटी के कारण, कन्वीनियंस के कारण, या कंसिस्टेंसी के कारण? कंसिस्टेंसी के कारण, क्योंकि कंसिस्टेंसी क्या बोलती है? हमें सेम मेथड ईयर टू ईयर बेसिस पे लगाना चाहिए। आगे बढ़ो, अगला क्या कह रहा है? कोई मिस्टर ए हैं, उन्होंने परचेज करी एक कार ऑफ ₹5 लाख, मेकिंग डाउन पेमेंट ऑफ 1 लाख एंड साइनिंग 4 लाख बिल पेबल ड्यू इन 60 डेज, ठीक है।
एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन, इस ट्रांजेक्शन के कारण क्या होगा, टोटल एसेट इंक्रीज हो जाएगी 5 लाख से, टोटल लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी 4 लाख से, या टोटल एसेट इंक्रीज होंगे 4 लाख से एंड करस्पॉन्डिंग इंक्रीज होगा लायबिलिटी में 4 लाख से। आप बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो किसी को कंफ्यूजन होना तो पहले मैं बता रही हूँ, असेट्स की साइड में क्या क्या आएगा और लायबिलिटी की साइड पे क्या क्या आएगा, ठीक है। कैपिटल को अभी यहाँ पे हम छोड़ देते हैं। असेट में क्या कहेगा, कार खरीदी, ठीक है, और साथ में कैश में पेमेंट किया, दो आइटम दिए हैं असेट साइड के, कार प्लस कैश। और लायबिलिटी में क्या आया है, लायबिलिटी में आपका बिल्स पेबल, राइट। अब देखो कार कितने की आई, कार तो आई 5 लाख की, अच्छी बात है, कार आई, प्लस उसने क्या किया, डाउन पेमेंट किया हुआ, डाउन पेमेंट किया हुआ ना, ठीक है, 1 लाख का, यानी कि भैया कैश उसके पास से गया है। तो हमने कहा कि भैया हमारे पास से 1 लाख का कैश गया है और हमारे पास क्या है, 4 लाख के बिल्स पेबल आए, तो 4 लाख के बीपी हमारे पास आ गए। तो ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 लाख इक्वल 4 लाख, क्या आया, 4 लाख इक्वल 4 लाख, राइट। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, राइट आंसर होगा टोटल एसेट भी इंक्रीज होंगी किससे, 4 लाख से, और लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी 4 लाख से। 5 लाख की कार आई और 1 लाख का कैश चला गया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहन परचेज गुड्स फॉर 15 लाख रुपीज, मोहन ने 15 लाख रुपए के गुड्स खरीदे एंड सोल्ड 4/5 ऑफ गुड्स अमाउंटिंग 18 लाख, ठीक है, और उसने 4/5 जो गुड्स थे उसको बेच दिया, कितने पे, 18 लाख पे। एंड मेड एक्सपेंसेस, और क्या किया, एक्सपेंसेस जो थे 2.5 लाख के वो भी उसने जो भी थे मेट कर दिए, पे कर दिए जो भी था। ड्यूरिंग द ईयर 2022 ही काउंटेड नेट प्रॉफिट ऑफ 3,50,000, उसने काउंट किया प्रॉफिट कितना, 3,50,000। तो बचाओ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट वाज फॉलोड, कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट उसने फॉलो किया है, आपको क्या बताना है, विच ऑफ द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वाज फॉलोड बाय हिम, एंटिटी कॉन्सेप्ट, पेरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट या मैचिंग कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट उसने फॉलो किया है, आपको ये बताना है, ठीक है। उसने फॉलो किया है क्या, मैचिंग कॉन्सेप्ट, क्या फॉलो किया है, मैचिंग कॉन्सेप्ट, ये लिखा है ना। ही मेड एक्सपेंसेस, जो भी उसके एक्सपेंस हुए थे 2.5 लाख के, उस भी उसने क्या कर दिए, मेट कर दिए सेम ईयर में, ठीक है। तो हमने क्या ट्राई किया, हमने ट्राई किया तो इस साल के रेवेन्यू को हम इस साल के एक्सपेंसेस से क्या करें, मैच करें। तो हमने क्या फॉलो किया, मैचिंग कॉन्सेप्ट, राइट। क्या फॉलो किया, मैचिंग कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। अब बिजनेसमैन परचेज गुड्स फॉर ₹25 लाख, 25 लाख के गुड्स खरीदे बिजनेसमैन ने, सोल्ड किए 80% ऑफ सच गुड्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, ठीक है। 25 लाख के गुड्स खरीदे, उसके 80% गुड्स उसने सोल्ड कर दिए। जो मार्केट वैल्यू थी रिमेनिंग गुड्स की वो कितनी थी, 4 लाख रुपीज, 4 लाख रुपए वैल्यू थी रिमेनिंग गुड्स की, रिमेनिंग गुड्स की मार्केट वैल्यू थी 4 लाख रुपए, ठीक है। ये वैल्यू क्लोजिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट, उसने क्या किया, क्लोजिंग इन्वेंट्री को कॉस्ट पे वैल्यू किया। किस कॉन्सेप्ट को उसने वायलेट किया, ये बताना है आपको कि किस कॉन्सेप्ट को उसने वायलेट किया, यानी कि किस कॉन्सेप्ट को उसने फॉलो नहीं किया। ही वायलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ, किस कॉन्सेप्ट को वायलेट किया। देखो पहली चीज तो एक बात बताओ, परचेज कितने की थी, परचेज थी 25 लाख की, राइट। अब वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि उसने 80% ऑफ सच गुड्स सोल्ड कर दिए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लो भाई, कितना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया 25 लाख का 80%, तो 25 लाख का 80% होगा 20 लाख, ठीक है। यानी कि क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा, क्लोजिंग स्टॉक बचा कितने का, 5 लाख का, और उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो है 4 लाख रुपीज। चलो अच्छा, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ क्या, कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू। ये उसकी क्या है, ये उसकी कॉस्ट वैल्यू, कॉस्ट प्राइस है ना,
इतने पे तो उसने खरीदा था, तो हमें वैल्यू क्या करना होता है, हमें लोअर पे वैल्यू करना होता है, राइट। क्या करना होता है, लोअर पे वैल्यू करना होता है। यानी कि हमें जो वैल्यू करना चाहिए, हमें किस पे वैल्यू करना चाहिए, हमें वैल्यू करना चाहिए 4 लाख पे, क्योंकि मार्केट वैल्यू क्या है, कम है। लेकिन उसने क्लोजिंग स्टॉक को किस पे वैल्यू किया हुआ है, देखो, ही वैल्यूड द क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट। उसने क्लोजिंग स्टॉक को किस पे वैल्यू किया हुआ है, उसने क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू किया हुआ है 5 लाख पे, जो कि क्या है, ज्यादा है। और हमें वैल्यू किस पे करना था, इन दोनों के लोअर पे। क्यों, क्योंकि कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या कहता है, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमें भैया फ्यूचर में होने वाले लॉस को तो रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट को नहीं। तो भाई अगर आपके पास जो गोडाउन में माल पड़ा है उसकी मार्केट वैल्यू गिर रही है, यानी फ्यूचर में आपको क्या होगा, लॉस होगा ना। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, उस लॉस को बुक नहीं किया। तो आपने किस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया, कंजर्वेटिज्म के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं किया। ठीक है, चलो अगला क्या कह रहा है, कैपिटल ब्राउट इन बाय प्रोप्राइटर इज, कैपिटल लेकर आया प्रोप्राइटर, ठीक है, तो उससे क्या होगा, असेट इंक्रीज होगी और लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी बट असेट डिक्रीज होगी, असेट इंक्रीज होगी और लाइबिलिटी डिक्रीज होगी। आप बताओ क्या होगा, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या होगा, असेट भी इंक्रीज होगी और लाइबिलिटी भी इंक्रीज होगी। अच्छा एक बात बताओ, मैं यहाँ पे मतलब अमाउंट ऐड कर देती हूँ। कैपिटल ब्राउट इन बाय प्रोप्राइटर जो लेकर आया, मान लो 5 लाख रुपीस का लेकर आया, ठीक है, तो आप क्या करोगे अपने बैलेंस शीट में, क्या करोगे, आप कहोगे, आप ही कहोगे, इसको ऐसे लिख देते हैं, आप क्या कहोगे, आप ही कहोगे मेरे पास कैश तो आ गया 5 लाख का, क्योंकि वो कैश लेकर आया होगा, साथ ही साथ बिजनेस में क्या आ गई, बिजनेस में कैपिटल भी आ गई 5 लाख की। तो आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि भाई मेरा एसेट साइड भी इंक्रीज हुआ और कैपिटल साइड भी इंक्रीज हुआ, तो दोनों चीज इंक्रीज होंगी। ठीक है, 4, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एंटिटी अकाउंटिंग प्रोवाइड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विथ विच बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। पूरी लाइफ टाइम ऑफ एन एंटिटी, एंटिटी के पूरे लाइफ टाइम में, ठीक है, पूल, ठीक है, लाइफ टाइम ऑफ एन एंटिटी अकाउंटिंग प्रोवाइड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रोवाइड करते हो, इसमें से किस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, कंजर्वेटिज्म, मैचिंग या अकाउंटिंग पीरियड, ये इसमें कौन सा आप फॉलो करते हो भैया, आप एंटिटी के पूरे लाइफ टाइम में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हो वो प्रोवाइड करते हो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, राइट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। आगे, द कॉन्सेप्ट दैट बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट बी लिक्विडेट, कौन सा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि एंटरप्राइज लिक्विडेट नहीं होगा नियर फ्यूचर में, कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है, गोइंग कंसर्न, इकोनॉमिक एंटिटी या मॉनेटरी, सबको पता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भैया नियर फ्यूचर में बिजनेस बंद नहीं होगा, राइट। चलो आगे क्या है, असेट्स आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर, बिजनेस में असेट्स को क्यों रखा जाता है, ताकि आप उठा के बेच दो, रीसेल कर दो, नहीं, जो असेट हम रीसेल के पर्पज से रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको तो हम इन्वेंट्री बोलते हैं, ठीक है, उसको तो हम इन्वेंट्री बोलते हैं, राइट। कन्वर्जन इनटू कैश, कैश में कन्वर्ट करने के लिए रखा जाता है एसेट्स को, या अर्निंग रेवेन्यू। देखो जब आप असेट्स की डेफिनेशन पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो, ये पढ़ते हो कि ये आपको क्या प्रोवाइड करेंगी, फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देंगी, ठीक है, आप यही डेफिनेशन पढ़ते हो इसकी, असेट्स की, राइट, पढ़ते हो ना। इसका मतलब हम असेट्स को बिजनेस में रखते हैं किस लिए, रेवेन्यू को अर्न करने के लिए। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट, आपको रेवेन्यू हो रहा है प्रोडक्ट को बेचकर, इज जनरली रियलाइज्ड इन द पीरियड इन विच, भैया आपको जो रेवेन्यू हुआ प्रोडक्ट को बेचकर वो किस पीरियड में रियलाइज होता है, जिसमें कैश कलेक्ट हुआ, जिसमें सेल हुई, या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया गया। देखो जिसमें कैश कलेक्ट किया गया वो एक अलग चीज है, लेकिन हम ये मानेंगे कि हमें रेवेन्यू किसमें हुआ रियलाइज, जब हमने सेल करी। देखो यहाँ पे ना मैं आपको एक छोटी सी चीज और अच्छे से समझा देती हूँ। देखो जैसे कि मिस्टर एक्स है और ये मिस्टर वाई है, बहुत अच्छे से समझ लो इसको, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा।
ठीक है, और ये मिस्टर वाई है, ठीक है, ये आपके मिस्टर एक्स, ये आपके मिस्टर वाई, ये आपके सेलर है, ये आपके बायर है, राइट। अब मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स से एक टीवी खरीदा, ठीक है, कितने का, मान लो ये टीवी खरीदा 25K का, 25,000 रुपए का टीवी खरीदा, और मिस्टर वाई ने इस टीवी के लिए मिस्टर एक्स को कहा कि मैं आपको अभी 5,000 रुपए क्या कर दिए, पे कर दिए, 5,000 के पे कर दिया ऑन द स्पॉट, पेड कर दिए, ठीक है, और कहा जो रिमेनिंग है ₹20,000 जो बचे हैं वो क्या करूंगा, पे करूंगा आफ्टर 15 डेज, मैं आपको 20,000 रुपए 15 डेज के बाद पे करूंगा। मिस्टर एक्स ने कहा नो प्रॉब्लम, और मिस्टर एक्स ने ये टीवी क्या करी, मिस्टर वाई के पास डिलीवर कर दी, टीवी क्या कर दी, मिस्टर वाई को डिलीवर कर दी। अब बात यह है क्या मिस्टर एक्स सेल को रिकॉर्ड कर लेंगे, अब क्वेश्चन ये आता है क्या मिस्टर एक्स सेल को रिकॉर्ड कर लेंगे, तो आंसर इज यस। क्यों कर लेंगे, क्योंकि मिस्टर एक्स ने अपनी लाइबिलिटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या कर दिया है, फुलफिल कर दिया, या मैं कहूं उनके जो ऑब्लिगेशंस थे वो उन्होंने क्या कर दिए, ऑब्लिगेशन जो थे उसे क्या कर दिया, फुलफिल कर दिया है। किसने, मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स का ऑब्लिगेशन जो था कि मुझे टीवी डिलीवर करना था मिस्टर वाई के पास, उन्होंने टीवी डिलीवर कर दी मिस्टर वाई के साथ पास, तो मिस्टर एक्स ने अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दिया, प्लस टीवी से रिलेटेड जो भी रिस्क था, ठीक है, या उससे रिलेटेड जो भी रिवॉर्ड था वो भी किसको ट्रांसफर हो गया है, वो भी ट्रांसफर कर दिया गया है मिस्टर वाई को। तो भैया मिस्टर एक्स ने अपने सारे काम कर दिए, भले इन्हें जो ये 20,000 रुपए हैं, ये जो 20,000 रुपए हैं ये 15 दिन बाद मिलेंगे, लेकिन ये अपनी सेल को आज ही बुक कर सकते हैं। तो वही कह रहा है रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट इज जनरली रियलाइज्ड, यहाँ रियलाइज्ड का मतलब ये है कि कब आप बुक कर सकते हो, ठीक है, कब बुक कर सकते हो, ठीक है, इन बुक्स ऑफ अकाउंट, कब बुक कर सकते हो, जिसमें आपने सेल करी है, ना कि जब आपको कैश रिसीव होगा, राइट। चलिए आगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म व्हेन अप्लाई टू द बैलेंस शीट रिजल्ट इन, जब आप कॉन्सेप्ट लगाते हो कंजर्वेटिज्म का, किसका कॉन्सेप्ट लगाते हो, कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट लगाते हो बैलेंस शीट, तो क्या होता है, जो बैलेंस शीट आपकी होती है वो अंडर स्टेटमेंट करती है एसेट्स को, ओवर स्टेटमेंट करती है एसेट को, या ओवर स्टेटमेंट करती है कैपिटल का, ये बताना है आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म लगाने पे क्या होता है। अच्छा एक काम करो, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप लोग ना थिंक करो कि क्या होगा, हम जब तक आगे के क्वेश्चन को थोड़ा सा फुर्ती में करते हैं, इसको मैं अच्छे से समझाऊंगी। डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ट्रेड पेबल्स, आपके जो ट्रेड पेबल्स हैं वो डिक्रीज हो गए, इसका मतलब आपने कैश उनको दे दिया होगा तभी तो डिक्रीज हुए, या बैंक के थ्रू उनको पेमेंट कर दी होगी तभी तो डिक्रीज हुए, इसका मतलब आपके एसेट्स क्या हो रहे होंगे, क्या एसेट्स बढ़ेंगे अगर आप कैश दोगे, अगर आप ट्रेड पेबल आपके घट रहे हैं इसका मतलब आपने कैश पे किया, तो क्या कैश इंक्रीज होगा, नहीं। डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, भाई वो तो खुद अपने आप में लायबिलिटी, क्या वो डिक्रीज होगी, नहीं, आपने ट्रेड पेबल किए, तो क्या होगा, आपके एसेट्स डिक्रीज हो जाएंगे, राइट। अगला, द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंसेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड, डिटरमाइन करना एक्सपेंस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड का किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, भैया मैचिंग प्रिंसिपल पे बेस्ड है। बार बार कह चुके हैं कि हम जो पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड का एक्सपेंस होता है हम वही उस पीरियड में रिकॉर्ड करते हैं, बाकी एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। अगला, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एंटरप्राइज स्प्लिट इनटू पीरियोडिक इंटरवल टू मेजर इट्स परफॉर्मेंस, हमने जो इकोनॉमिक लाइफ है किसी भी एंटरप्राइज की, एंटिटी की या बिजनेस की, उसको स्प्लिट कर रखा है पीरियोडिक इंटरवल में ताकि हम उसकी परफॉर्मेंस मेजर कर सकें। कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है, एंटिटी नहीं, वो तो ये कहता है ओनर अलग है बिजनेस अलग है। मैचिंग वाला क्या कहता है, रेवेन्यू को एक्सपेंस से मिलाओ, सेम अकाउंटिंग पीरियड के होने चाहिए। तो इट्स अ पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट जो ये कहता है कि हमने इकोनॉमिक लाइफ जो बिजनेस की उसको छोटे छोटे पार्ट में बांटा है ताकि हम परफॉर्मेंस को मेजर कर सकें। ओह चलो 3 बचे हैं। इफ एन इंडिविजुअल असेट इज इंक्रीज, एक इंडिविजुअल असेट आपकी इंक्रीज हो रही है तो देयर विल बी करस्पॉन्डिंग, तो उसे करस्पॉन्डिंग इंपैक्ट क्या होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि मैं मशीनरी खरीद के लाया,
ठीक है, आपने कहा, एक एग्जांपल ले लेती हूँ आपके लिए, ठीक है, आप मशीनरी लेकर आए, कितने की लेके आए, मान लो 1 लाख रुपीस की आप मशीनरी लेकर आए, राइट। अब दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आप कैश पे लोगे या आपके क्रेडिट पे लोगे, ठीक है। अगर आप कैश पे लोगे तो क्या होगा, अगर आप कैश पे लोगे तो दो चीजें होंगी, आपके पास मशीनरी आएगी तो मशीनरी तो बढ़ जाएगी, और कैश आप क्या करोगे, कैश आप पे करोगे, यानी कैश डिक्लाइन हो जाएगा। यानी क्या है, अगर एक असेट इंक्रीज हो रही है तो दूसरी असेट डिक्रीज हो रही है, राइट। अगर आप क्रेडिट पे लेते हो तो क्या होगा, क्रेडिट पे लोगे तब भी मशीनरी तो आपके पास आएगी, क्रेडिट पे लोगे तब भी मशीनरी तो आपके पास आएगी, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिटर को पैसे पे, क्रेडिट पे लोगे यानी बाद में पैसे देने पड़ेंगे, तो आपके पास क्या आएंगे, आपके पास क्रेडिटर आएंगे। क्रेडिटर आने की वजह से क्या होगा, आपकी लायबिलिटी, क्रेडिटर्स क्या है, आपकी लायबिलिटी, तो आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है, हो ये रहा है, हो ये रहा है कि मशीनरी खरीदने से, एक असेट इंक्रीज होने से दूसरी असेट क्या हो रही है, या तो डिक्रीज हो रही है, या असेट इंक्रीज होने से लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, राइट। देखो ये ऑप्शन कहां मिल रहा है, इंक्रीज ऑफ अनदर एसेट एंड इंक्रीज ऑफ लायबिलिटी, ना 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 ना, डिक्रीज ऑफ अनदर एसेट एंड इंक्रीज ऑफ लायबिलिटी, राइट। तो ये आपका राइट आंसर है। परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, अभी पढ़ा था, अगर आप मशीनरी कैश में खरीदोगे तो क्या होगा भाई, क्या होगा, जैसे कि मान लो यहां पर आप मशीनरी कैश में लेकर आए थे, राइट। तो आपकी जो मशीनरी आएगी वो 1 लाख की, तो आपकी मशीनरी बढ़ जाएगी, राइट। क्या होगा, 1 लाख से मशीनरी तो बढ़ जाएगी, और साथ ही जो कैश है वो आपका गिर जाएगा 1 लाख से, तो अल्टीमेटली इंपैक्ट क्या हुआ, जीरो ना। तो क्या है, आपका टोटल एसेट्स क्या रहेंगे, रिमेन अनचेंज्ड, टोटल एसेट्स आपके अनचेंज्ड रहेंगे। अगला, कंसिडर द फॉलोइंग डेटा, आपको फॉलोइंग डेटा देखना है। अल्फा लिमिटेड का क्या क्या दे रहा है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी जो 1 अप्रैल 21 को खरीदी थी वो 10 लाख की है, इंस्टॉलेशन चार्जेस आपके 1 लाख के हैं, ठीक है। यानी कि हम बुक में मशीनरी को जो रिकॉर्ड करेंगे वो कितने पे करेंगे, हम बुक में मशीनरी को रिकॉर्ड करेंगे 11 लाख पे, ओके। यानी यही हम क्या मानेंगे, कॉस्ट मानेंगे, एज पर कॉस्ट कॉन्सेप्ट, है ना, यही हम इसकी कॉस्ट मानेंगे एज पर कॉस्ट कॉन्सेप्ट। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि मार्केट वैल्यू 31 मार्च 2022 को 12 लाख है, ठीक है। While finalizing the annual accounts, annual account यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी वैल्यूज मशीनरी एट 12 लाख, कंपनी ने क्या किया, मशीनरी को वैल्यू किया 12 लाख पे। अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज वायलेटेड, आप ये बताओ कि कौन सा कॉन्सेप्ट वायलेट हुआ। अब ये बताओ, कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि भैया असेट को जितने पे एक्वायर किया है उसी प्राइस पे हम बुक्स में दिखाते रहते हैं, क्योंकि हमारा मकसद उसको बेचना नहीं बल्कि यूज करना है बिजनेस में, राइट। यही पढ़ा था हमने कॉस्ट कॉन्सेप्ट में, ठीक है। अब यहां पे आपने किया क्या, आपकी जो कॉस्ट होनी चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए थी, वो तो 11 लाख होनी चाहिए थी एज पर द कॉस्ट कॉन्सेप्ट, लेकिन आप उसको जगह 11 लाख की जगह आप अपनी बुक्स में असेट को दिखा रहे हो 12 लाख पे। यानी आप कौन सा कॉन्सेप्ट वायलेट कर रहे हो, आप कॉस्ट कॉन्सेप्ट को वायलेट कर रहे हो। अब इसके साथ हमने कहा था, क्या कहा था, हाँ मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था कि बताओ, थोड़ी देर में करेंगे, क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा है मुझे तो, गजब। हाँ मिल गया, ये क्वेश्चन था, राइट। फिर से पढ़ लो, ये कह रहा है कंजर्वेटिज्म का जो प्रिंसिपल है उसको अप्लाई करने की वजह से बैलेंस शीट पे क्या असर पड़ता है। तो पहले तो मैं आपको इसका सही आंसर बता दूं, बैलेंस शीट का होता है अंडर स्टेटमेंट, बैलेंस शीट का क्या होता है, अंडर स्टेटमेंट होता है। अब क्यों होता है, आओ मैं आपको वो बताती हूँ कि बैलेंस शीट का अंडर स्टेटमेंट क्यों होता है कंजर्वेटिज्म के प्रिंसिपल में, ठीक है। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है, एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा। जैसे कि आपकी इन्वेंट्री है, राइट, आपकी इन्वेंट्री है, ठीक है, और इन्वेंट्री को किस पे वैल्यू करना चाहिए, कॉस्ट
और एनआरवी विच एवर इज लोअर, राइट, इसी पे वैल्यू करना चाहिए। अब देखो, मान लो आपकी जो इन्वेंट्री थी, ठीक है, आपकी जो इन्वेंट्री थी उसकी जो कॉस्ट और एनआरवी की अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट तो उसकी थी 5 लाख रुपीस और एनआरवी थी 4,50,000 रुपीस, ठीक है, कॉस्ट थी 5 लाख रुपीस, एनआरवी थी 4,50,000 रुपीस, यानी कि इसका जो लोअर है वो क्या होगा, इसका जो लोअर है वो होगा 4,50,000 रुपीस। अब इसी को आप क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे, किसमें, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। अब मैं आपकी अगर बैलेंस शीट की बात करूं, ठीक है, मैं आपके बैलेंस शीट की अगर बात करूं, ठीक है, बैलेंस शीट में अब बैलेंस शीट में क्या होगा, बैलेंस शीट में ये होगा, मैं एसेट लायबिलिटी बाइफरकेट नहीं कर रही, मैं एसेट लायबिलिटी बाइफरकेट नहीं कर रही, सिर्फ सिंपल से आप समझो बैलेंस शीट में क्या होगा। अगर आप कंजर्वेटिज्म फॉलो नहीं करते, अगर आप कंजर्वेटिज्म फॉलो नहीं करते तो आप क्या करते, आप अपनी इन्वेंट्री को किस पे रिकॉर्ड करते, आप अपनी इन्वेंट्री को किस पे रिकॉर्ड करते, आप अपनी इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते 5 लाख पे, ठीक है, कब करते, इफ कंजर्वेटिज्म इज नॉट फॉलोड, ठीक है, अगर आप कंजर्वेटिज्म फॉलो नहीं करते तो 5 लाख पे रिकॉर्ड करते, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप कंजर्वेटिज्म फॉलो कर रहे हो, आप कंजर्वेटिज्म फॉलो कर रहे हो, तो आप इन्वेंट्री को किस पे रिकॉर्ड करोगे, आप इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करोगे 4,50,000 पे, राइट। तो अब जब आप इन्वेंट्री को कम वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे तो क्या होगा, अपने आप ही क्या हो जाएगा, अंडर स्टेटमेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कम वैल्यू पे रिकॉर्ड करने की वजह से अंडर स्टेटमेंट हो जाएगा कि नहीं। भाई पहले कोई चीज जो 5 लाख पे रिकॉर्ड होती, ठीक है, तो आपके बैलेंस शीट का टोटल एसेट पे 50,000 प्लस का इंपैक्ट आता, लेकिन अब वही चीज 4,50,000 पे रिकॉर्ड हो, यानी 50,000 से कम, तो अल्टीमेटली आपका क्या हो रहा है, बैलेंस शीट में अंडर स्टेटमेंट हो रहा है एसेट का। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा विद एग्जांपल। और इसके साथ ही इसके सारे ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यू हुए कंप्लीट। और अगर आप क्वेश्चंस की बात करो, थ्योरी क्वेश्चन में तो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस पूछे गए हैं, तो वो गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल है, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस डिस्कस किए हुए हैं, आपको डिफरेंशिएट करना है मनी मेजरमेंट एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट में, वो भी हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, गोइंग कंसर्न एंड कॉन्सेप्ट वो भी डिस्कस किया हुआ है। तो जो भी है हम ऑलरेडी डिस्कस कर आए हैं, आप बुक से इसको पढ़ लीजिए, एक बार चाहे तो अपने लिए शॉर्ट नोट बना लीजिए, 5 लाइन 10-10 लाइन के सब में लिख लीजिए, ताकि आपको एग्जाम टाइम में पता हो कि हाँ मुझे इतना ड्राफ्ट इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अंदर लिखना है, ठीक है। तो हार्डली 30 मिनट्स में हमने इसके सारे ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यू कर दिए हैं। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विथ चैप्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा चैप्टर है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इसको पढ़िए, प्रैक्टिस करिए और अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। थैंक यू।